शहर की खामोशी के नीचे लहू की चीख छुपी है। रात के अंधेरों में कोई एक ऐसी रूह है जो सिर्फ कत्ल से जिंदा महसूस करती है। हर लाश एक पैगाम है, हर जख्म एक राज। डीसीआई जेनेट किलबर्न समझ रही है कि ये कत्ल सिर्फ इंसान का काम नहीं, ये तो एक शैतानी खेल है जिसका नाम सिर्फ फिजाओं में गूंजता है, द क्रो गर्ल। एपिसोड की शुरुआत एक अजीब और डिस्टर्बिंग सीन से होती है, जहां एक अजनबी शख्स फ्रीजर की जगह पर काम कर रहा होता है। उसकी आवाज में एक मोनोलॉग सुनाई देता है जिसमें वो कहता है कि उसका प्यार बेशुमार है और अगर उसे रोका भी गया तो भी वो अपना प्यार तुम तक पहुंचाएगा। उसके बाद हमें डिटेक्टिव जेनेट किलबर्न से मिलवाया जाता है। जेनेट को सुबह एक फोन कॉल मिलता है कि एक टीनेज लड़के की लाश मिली है। जब पुलिस साइट पर पहुंचती है तो उन्हें शॉक लगता है क्योंकि लाश को ट्रैश बैग में टाइटली पैक करके छोड़ा गया होता है। लड़के के जिस्म पर इंजरीज के निशान होते हैं और एविडेंस से लगता है कि लाश को फ्रीजर में रखा गया था। जेनेट और उसके पार्टनर लू स्टैनली तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके पास एविडेंस बहुत कम होता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो फोरेंसिक लैब्स रिवील करते हैं कि विक्टिम के जिस्म में लाइडोकेन का ट्रेस मिला है, जो एक लोकल एनेस्थेटिक है। ये क्लू डायरेक्टली उन्हें एक डेंटिस्ट कार्ल लॉरी तक ले जाता है, जिसका क्लिनिक उस जगह के पास होता है जहां लाश मिली थी। इसी वक्त एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, डॉक्टर सोफिया क्रेवन, एक साइकोथेरेपिस्ट जो ट्रॉमा पेशेंट्स का इलाज करती है। लाउरी पहले से ही पुलिस के रडार पर है क्योंकि उसके खिलाफ चाइल्ड अब्यूज इमेजेस का केस चल रहा होता है। जब जेनेट सोफिया से मिलती है, उसे लगता है कि शायद सोफिया के पास ऐसी साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हो जो केस की डायरेक्शन को क्लियर कर सके। एपिसोड का बीच का हिस्सा सिर्फ मर्डर इन्वेस्टिगेशन पर फोकस नहीं करता, बल्कि एक दूसरा सबप्लॉट भी सामने आता है। दो इमिग्रेंट लड़के अमर और जमाल इलीगल केज फाइट्स में फंसे हुए दिखाए जाते हैं। ये लड़के मजबूरन गैंग्स के लिए फाइट करते हैं। इन फाइट्स में भी लाइडोकेन यूज होता है फाइटर्स को टेम्परेरीली नम करने के लिए। ये सब प्लॉट शो की दुनिया को और ग्रिटी और डार्क बनाता है और दिखाता है कि एक ही चीज लाइडोकेन अलग अलग क्राइम्स और एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी हुई है। एपिसोड के अंदर और भी छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो कैरेक्टर्स की जिंदगी को लेयर्ड बनाते हैं। जेनेट अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दरमियान बैलेंस करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सोफिया की अपनी स्ट्रगल्स के हैंड्स मिलते हैं जो उसके कैरेक्टर को और गहराई देते हैं। जैसे ही एपिसोड एंड की तरफ बढ़ता है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी खुली होती है। जेनेट और सोफिया के दरमियान ट्रस्ट की एक नई बुनियाद बन चुकी होती है, लेकिन इसी वक्त एक और बॉडी टर्म का क्लू मिलता है जो क्लियर कर देता है कि ये केस सिर्फ एक मर्डर का नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर का ट्रैक खुलने वाला है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जब डेंटिस्ट कार्ल लॉरी के क्लिनिक के बाहर एक लड़की की लाश मिलती है। ये डिस्कवरी जेनेट के लिए सिर्फ एक और मर्डर केस नहीं होता, बल्कि उसे पहले ही शक होने लगता है कि इसके पीछे कोई और गहरी और खौफनाक कहानी छुपी है। थोड़ी देर बाद फिलवुड ग्रीन बिजनेस पार्क से एक और लाश मिलती है जो क्लियर करता है कि ये सिलसिला एक रैंडम क्राइम नहीं, बल्कि शायद एक सीरियल किलर का काम है। दोनों विक्टिम्स के पांव बिल्कुल साफ सुथरे और पेडिक्योर्ड होने का अनयूजुअल डिटेल इन्वेस्टिगेशन को और भी डरावना और मिस्टीरियस बना देता है, जैसे किसी रिचुअल का हिस्सा हो। इसी दौरान डॉक्टर सोफिया क्रेवन का एंट्री होता है, जो कार्ल लाउरी की साइकोथेरेपिस्ट है। सोफिया के जरिए कार्ल की साइकी का एक डार्क और डिस्टर्बिंग पहलू सामने आता है। वो खुद शायद डायरेक्टली किलर ना हो, लेकिन उसके बातों और बिहेवियर से लगता है कि वो इस पूरी कहानी से किसी न किसी तरीके से जुड़ा जरूर है। जब इंटेरोगेशन होता है तो कार्ल का रवैया और भी अजीब लगता है। वो चिल और बेपरवाह नजर आता है, जैसे मर्डर्स उसके लिए कोई खास बात ही ना हो। उसका इनडिफरेंट रवैया जेनेट को और शक में डाल देता है कि कार्ल असल में ज्यादा जानता है, लेकिन जानबूझकर छुप है। एपिसोड के आखिर तक इन्वेस्टिगेशन और भी इंटेंस हो जाती है जब जेनेट को एक अनएक्सपेक्टेड टिप मिलता है। ये क्लू शायद उस पजल का वो मिसिंग पीस है जो सारी तस्वीर को कनेक्ट कर दे। लेकिन जैसे ही चीजें समझ आनी शुरू होती हैं, कहानी एक सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर पर रुक जाती है और अगले एपिसोड के लिए दरवाजा खुला छोड़ देती है। एपिसोड का आगाज एक डिस्टर्बिंग तस्वीर के साथ होता है। छोटी विक्टोरिया अपने दोस्त मार्टिन को एक मेकशिफ्ट शेल्टर में फंसा लेती है। वो कह देती है कि मार्टिन गलाब की वजह से गायब हो गया और अब वो फिर से अंधेरों में अकेली रह गई है। ये सीन एपिसोड का टोन सेट करता है, डार्क, अनसेटलिंग और ईरी। जैसे ही स्टोरी अनफोल्ड होती है, डीसीआई जेनेट किलबर्न एक और मर्डर केस में उलझ जाती है। एक नई लाश मिलती है, इस दफा एक यंग ब्लैक मेल, वही पुराने तरीके से ट्रैश बैग के अंदर।
इस डिस्कवरी से ये कंफर्म हो जाता है कि किलर वापस एक्शन में आ गया है और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि ये बॉडी स्कूल के नजदीक से मिलती है, जो इन्वेस्टिगेशन को और भी टेंस और डेंजरस बना देती है। अगले सीन में एक दमदार ट्विस्ट सामने आता है। कार्ल लाउरी पॉइजन हो जाते हैं और आईसीयू तक पहुंच जाते हैं। अब सस्पिशन और गहरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इस केस को डेलिबरेटली मैनिपुलेट कर रहा है। किसी को सच छुपाना है और केस का स्केल अब सिर्फ एक लोकल क्राइम नहीं बल्कि एक बड़ी और ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। इस सब के दरमियान जेनेट खुद बहुत प्रेशर में आ जाती है। मीडिया, पॉलिटिकल फोर्सेस और अपनी पुलिस डिपार्टमेंट की इंटरनल पॉलिटिक्स सब उस पर बढ़ चढ़कर दबाव डाल रहे होते हैं। इसी वक्त मैडलिन बर्कमैन का कैरेक्टर भी स्पॉटलाइट में आता है और वो खतरे में नजर आती है। ऊपर से विक्टोरिया, जो केस का एक क्रूशियल लिंक है, मैडलिन के और करीब आ रही होती है, जो सिचुएशन को और ज्यादा इंटेंस और पर्सनल बना देती है। अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक बॉडी काउंट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी और डेंजरस दुनिया सामने आती है। कंस्पिरेसी, ट्रैफिकिंग और पर्सनल डेंजर का मिक्स। जेनेट पर हर तरफ से प्रेशर है। मैडलिन की सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं और विक्टोरिया का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली फैमिली और पर्सनल स्पेस तक आ पहुंचता है। एपिसोड एक स्ट्रॉन्ग क्लिफहैंगर के साथ खत्म होता है, जहां क्लियरली दिखाई देता है कि कहानी अब और गहरी और इमोशनल स्टेक्स तक जा रही है। एपिसोड 4 की शुरुआत एक चिलिंग रिदम के साथ होती है। 3 लाशें 3 अलग दिन और 3 अलग जगहों से मिलती हैं। इस पैटर्न से क्लियर हो जाता है कि शहर के नीचे कोई पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो रही है। इन्वेस्टिगेशन का फोकस अब एक कोल्ड केस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक ऐसा वाकया जो गुज़िश्ता सालों से दबा हुआ था, लेकिन अब फिर से सामने आ रहा है। टेंशन और बढ़ जाती है जब डिटेक्टिव्स को एहसास होता है कि ये मिसिंग विक्टिम्स असल में वो बच्चे हैं जो ज्यादातर रिफ्यूजी बैकग्राउंड से थे और सोसाइटी में वैसे ही वल्नरेबल थे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो पुलिस को एक फार्म की तरफ लीड मिलती है। ड्रोन और ग्राउंड सर्च ऑपरेशंस के जरिए जमीन के नीचे कुछ अजीब निशान सामने आते हैं, जैसे कोई सबूत या पुरानी लाश छुपाई गई हो। डिटेक्टिव जेनेट किलबर्न और डीआई स्टैनली वहां फार्म ओनर विंसेंट ड्वायर का सामना करते हैं। विंसेंट अपने लैंड की हिस्ट्री छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तब उन्हें एक शॉकिंग कनेक्शन मिलता है। इसी एरिया से 25 साल पहले मार्टिन रायन नाम का एक बच्चा गायब हुआ था। इस एपिसोड का एक इमोशनल पिलर सोफिया का आर्क है। मार्गरेट की डिमाइस ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया है। दिन रात वो केस नोट्स का रिव्यू करती है और हर पेज के साथ उसके अंदर का गिल्ट और डर उभर कर सामने आता है। ये सीन्स उसके कैरेक्टर की वल्नरेबिलिटी को और गहरा बना देते हैं। पैरेलल स्टोरी लाइन में बर्कमैन फैमिली के पास्ट के नए राज खुलते हैं। विक्टोरिया और मार्टिन के बचपन का रिश्ता, जो पहले सिर्फ एक बैकग्राउंड डिटेल लग रहा था, अब केस के सेंट्रल लेयर बनकर सामने आ जाता है। उनके बीच का इमोशनल लिंक अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि जस्टिस और सच्चाई की तलाश से जुड़ा हुआ है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जेनेट और डॉक्टर सोफिया क्रेवन के साथ, जो मिलकर विक्टोरिया बर्कमैन के माजी को समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें विक्टोरिया के बचपन और फैमिली बैकग्राउंड के कुछ ऐसे राज मिलते हैं जो बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग होते हैं। पता चलता है कि उसने अपने वालिद पर सेक्सुअल अब्यूज का इल्जाम लगाया था, लेकिन साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के चक्कर में वो केस ड्रॉप कर दिया गया। सोफिया को लगता है कि ये इल्जाम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि विक्टोरिया के इमोशनल ट्रॉमा की असल तस्वीर है। इसीलिए वो उसके दुख को समझने की कोशिश करती है और उसकी तरफ सिंपैथी फील करने लगती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया की बहन मैडलिन अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देने का फैसला करती है। वो अपनी टॉक्सिक फैमिली से निकलकर एस्केप प्लान बनाती है। दोनों बहनों के दरमियान एक इमोशनल बॉन्डिंग भी उभर कर सामने आती है। दोनों अपने माजी के जख्म शेयर करते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं, जो इस कहानी को और भी हार्टफुल और रियल बना देता है। इन्वेस्टिगेशन की साइट पर जेनेट और सोफिया एक और लेयर अनकवर करती हैं। इलीगल फाइट रिंग्स और उनके पीछे छुपी पुलिस करप्शन सामने आती है। साथ ही डैनियल, फैसल और सैमुअल, जो असाइलम सीकर्स थे, उनकी बॉडीज का लिंक भी इसी नेटवर्क से जुड़ा मिलता है। ये सब दिखाता है कि ये केस सिर्फ एक पर्सनल या साइकोलॉजिकल स्ट्रगल नहीं बल्कि एक सोशल और क्रिमिनल नेग्लेक्ट की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। एपिसोड के एंड तक कहानी और गहरी हो जाती है। विक्टोरिया और मैडलिन एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल और एस्केप के प्लान में उलझी होती हैं, जबकि जेनेट और सोफिया की इन्वेस्टिगेशन भी एक नए मोड़ पर जा पहुंचती है। और जैसे ही सब कुछ समझने लगता है, एपिसोड एक सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर पर रुक जाता है, जो अगले एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जब जेनेट का पूरा वर्ल्ड हिलने लगता है। उसे अपने पार्टनर डीआई लू के करप्ट बिहेवियर का सामना करना पड़ता है, जिसने एक वल्नरेबल विटनेस के साथ इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट किया था। ये बात जेनेट के लिए लॉयल्टी और ड्यूटी दोनों का इम्तिहान बन जाती है और उसकी जिंदगी एक इमोशनल क्राइसिस में फंस जाती है। इसी दौरान
बर्कमैन फार्म पर एक ट्रैजिक आग लगती है जहां से दो लाशें मिलती हैं, बेन बर्कमैन जो विक्टोरिया का वालिद था और मैडलिन। ये सब देखकर सब लोग हिल उठते हैं और सबसे बड़ी बात, विक्टोरिया खुद इस सीन से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर शक और गहरा हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और जेनेट का भरोसा सोफिया जो असल में विक्टोरिया है पर और मजबूत होता चला जाता है। ये सफर सिर्फ क्लूज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन दोनों के दरमियान इमोशनल रेवलेशंस और एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता सामने आता है जो धीरे धीरे ऑब्सेशन और फॉरबिडन फीलिंग्स में बदल जाता है। मगर एपिसोड का असली ट्विस्ट सब कुछ उलट कर रख देता है। रिवील होता है कि असली मास्टरमाइंड और वेंजेंस का रास्ता चलने वाली खुद विक्टोरिया है। वो अपने अब्यूसिव वालिद को चेयर से बांधकर आग लगा देती है और फिर हॉस्पिटल में कार्ल लाउरी जो पेडोफाइल डेंटिस्ट था उसे भी खत्म कर देती है। ये सब उसके लिए इंसाफ का खूनी तरीका बन जाता है। सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट वो है जब ये खुलासा होता है कि जो हम सोफिया के नाम से देखते रहे वो असल में विक्टोरिया बर्कमैन ही थी। ये आइडेंटिटी ट्विस्ट पूरी कहानी को एक नए साइकोलॉजिकल पहलू में ले जाता है। विक्टोरिया असाइलम सीकर्स की किलिंग्स और इलीगल फाइट रिंगस्टर पीछे की सच्चाई एक्सपोज करने का मिशन छुपकर चला रही थी और सबको सच तक पहुंचाने के लिए अपने क्लूज पीछे छोड़ गई थी। एपिसोड का अंजाम एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्लाइमैक्स पे होता है। जेनेट और विक्टोरिया के दरमियान जो बॉन्ड था वो और गहरा हो जाता है और लास्ट सीन में दोनों का इमोशनल कनेक्शन और एक किस का हिंट छोड़कर सीरीज एक सस्पेंसफुल नोट पर खत्म होती है और साथ ही अगले सीजन के लिए इंतजार और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है।